बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुबह बखैर और हफ्ते का पहला वर्किंग डे है। उम्मीद है आप सब नई उमंगों के साथ अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े होंगे। जनाब, मैं हूँ ज़हर मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। नाजरीन, यही उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे, अपने घरों में ईद उल अज़हा की तैयारियां कर रहे होंगे। ईद की खुशी जो है इस हफ्ते तो आ रही है। एक और खुशी है जो अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्रोग्राम का आगाज़ इस बड़ी पॉजिटिव और प्राउड न्यूज़ से करते हैं और ख़बर ये है कि ओलंपिक्स के बाद साउथ कोरिया में होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम गुज़िश्ता रोज़ वतन वापस पहुंच गए हैं। अरशद थाई एयरवेज की फ्लाइट TG345 के जरिए 10:30 बजे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के शयान शान इस्तकबाल के लिए उनके वालिद, दीगर अहले खाना, दोस्त, अहबाब और मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वेल डन अरशद नदीम, आपसे यही उम्मीद थी कि आप कौम का सर फख्र से एक बार फिर बुलंद करेंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में अरशद के वालिद मोहम्मद अशरफ साहब का कहना था कि मेरे बेटे ने पहले भी मुल्क कौम का नाम रोशन किया और आज एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अरशद नदीम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। अरशद नदीम के हमरा कौमी एथलीट्स यासिर सुल्तान और शजर अब्बास भी वतन वापस पहुंचे, जिन्हें मदाहों और अहले खाना की जानिब से भरपूर खुशामदीद कहा गया। मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये मेरा पहला गोल्ड मेडल है, जिसे जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। यहाँ आपको ये भी बताते चलते हैं कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अपना पहला सोने का 1973 में हासिल किया था और इस साल फिलीपीन में उस साल मुनक्किद चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट अल्लादाद ने जेवलिन थ्रो और मोहम्मद यूनुस ने 800 मीटर दौड़ में सोने और 1500 मीटर रेस में चांदी का तमगा जीता था। बहुत से लोग शायद ये बात उनके लिए नहीं हो और नहीं जानते हो, मगर अरशद नदीम की फतह ने माजी के हीरोज की याद ताज़ा कर दी। बिल्कुल जी। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम मौसम की सूरत हाल की तरफ और आपको वेदर अपडेट्स देंगी नजफ राजा। आइए आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी गर्मी जोर पकड़ने लगी है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों की एंट्री के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं और दर्जा हरारत में नुमायां कमी देखी जा रही है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम की तरफ, जहां बेशतर मकामात पर बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 18 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में गर्मी फिर जोर पकड़ने लगी है। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 38 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के ज्यादातर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कोहिस्तान, बटग्राम, सवात, हरीपुर, मानसहरा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब बात करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की, जहां जुनूबी अजला में सूरज आग बरसाने लगा है और बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 36 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है।
मुल्तान की तरफ रुख करें, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बहावलनगर, मुल्तान, साहिवाल, पाकपतन, हानेवाल और गिरदोनवाब में आंधी के झक्कर चलने की पेशगोई की है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां सिब्बी में दर्जा हरारत 48 और तुर्बत में 47 डिग्री तक पहुंच गया है। कोयटा का आज ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का, जहां मैदानी इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा है। शहर कायद कराची में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 37 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 45 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल तो आपने जानी। अब क्रिकेट के मैदान से खबर है, अच्छी खबर है, आपके साथ शेयर करें तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स के अंदर 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। 197 रन के हदफ के ताकुब में शाहीनों ने जारहाना और धुआंधार बैटिंग की। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की जानिब से तूफानी सेंचुरी की गई, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने हदफ 18वें ओवर में ही बासानी हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस ने करियर की पहली और शानदार सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 107 रन की इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके लगाए। आज सुबह के टाइम अच्छी से अच्छी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूं पाकिस्तान ने 4 साल बाद पहली बार होम ग्राउंड पर T20 सीरीज जीत ली है। बांग्लादेश की सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हम आखिरी T20 में बांग्लादेश ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। बिल्कुल जी, और जिस तरह से पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो PSL में खेलते रहे हैं, बड़े वार्म अप हैं और बड़ा उनका मोमेंटम बना हुआ है, और उसी का सबूत हमें देखने को मिला। कजाफी स्टेडियम में फिर उन्होंने जनाब बांग्लादेश को ना सिर्फ हराया बल्कि व्हाइट वॉश कर दिया। बड़ी अच्छी खबर है। सियासी मैदान में जनाब आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं, कुछ मुल्क जो हैं वो जीत की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिल रही। हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से, जिससे मुतालिक हम आपको ये बताएं तो बिलाखिर भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ कर ही लिया। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हकीकत को तस्लीम करते हुए इस बात पर गौर करना होगा, ये कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे क्यों तबाह हुए। हमने झड़पों के अंदर तकनीकी गलतियां की जिनका इदराक है, इस बात को उन्होंने तस्लीम किया, उसका एतराफ किया, क्योंकि उन्हें करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और तमाम ही जो मुबस्सिर थे वो इस बात का बारहा ऐलान भी कर रहे थे, बता भी रहे थे। तो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के एतराफ पर भारतीय मीडिया की मोदी सरकार और भारतीय फौज पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ से इस्तीफे के मुतालबात किए जा रहे हैं, और सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी धुआंधार गुफ्तगू की और भारत की इश्तियाल अंगेजियों और जारहाना अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जनरल साहिर शमशाद ने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। पाक भारत तनाज़ात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान को पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इकदाम समझा जाएगा। ताहम चीनी स्कॉलर विक्टर गाओ ने भारत को खुली वार्निंग दे दी है कि भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाने की गलती ना करे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ आलमी सतह पर मुकदमा पेश करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती मिशन अमरीका पहुंच चुका है। ये वफ्द आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल, सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली के अरकान समेत अहम मुलाकातें करने जा रहा है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा, 6 जून तक वहां क़याम करेगा। भारत में मोदी की दिफाई और सिफारती नाकामियों पर कई सवालात उठ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने कहा है पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है और मोदी की खारजा पॉलिसी है कहां।
चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी भारत को ही धमका रहा है। कुवैत, ईरान और दीगर गल्फ ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे तय कर रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अहद महमूद साहब ने। जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बिल आखिर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ सामने आ चुका है। आप इसे कितनी बड़ी डेवलपमेंट समझते हैं? क्या यह एतराफ भारत की अंदरूनी दिफाई नाकामियों की अक्कासी करता है या फिर यह सब आलमी दबाव के तहत किया गया या करना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर, नजफ, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड विशिंग यू अ गॉड स्पीड फॉर द नेक्स्ट वीक। जी देखिए, भारत के सीडीएस का जो चौहान का साहब का बयान आया है, वो ऑफ कोर्स उनके इसके डायनामिक्स हैं जी, कुछ डायनामिक्स है और अल्हम्दुलिल्लाह ये डायनामिक्स इनके लिए क्रिएट किया पाकिस्तान ने जी। इतनी बड़ी हजीमत, इतना बड़ा एम्बेरसमेंट। आपको याद होगा कि हम शुरू से एक ही चीज कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो पहले इनिशियल 30 to 40 मिनट्स है उसमें स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट की है जी, और बड़े स्मार्ट तरीके से जनरल चौहान जो है वो गलतियों का मान भी रहे हैं और इसका बर्डन भी आगे शिफ्ट कर रहे हैं जी। वो कह रहे हैं जी ये टेक्निकल गलतियां हमसे हुई हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स। पहली बात तो ये है कि सीडीएस है, इज अ 4-स्टार जनरल, उनको पता होना चाहिए कि टेक्निकली आपने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए हैं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स जो नेशंस को भारी पड़ते हैं, जो नेशंस के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। टेक्निकल मिस्टेक्स कह के आप इनको जूनियर लेवल्स पे या पायलट्स के ऊपर या अपने ब्रिगेड कमांडर्स एंड कर्नल्स एंड लेफ्टिनेंट कर्नल्स और उनके ऊपर मत डालें। These are strategic blunders। देखिए, हम पहले दिन से यही चीज मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो मिलिट्री थी, they were never into this operation। उसकी वजह क्या है उज़ैर? जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स मैं कहता हूँ, जब आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव ही झूठ पर मबनी था, आपने सबसे पहले अपने 26 लोगों का खून किया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ब्लंडर्स। अभी हम भी फौज में हैं जी, हम भी फौज में रहे हैं, बहुत अरसा देखा है। जब मुझे मेरा मुल्क एक ऐसी वॉर में धकेलेगा जो मेरे ऊपर मुसल्लत की है मेरे अपने लोगों ने, तो मेरे अंडर कमांड लोग भी हैं, मेरे जूनियर्स भी होंगे, मेरे जवान भी होंगे, मैं उनको कैसे ऐसी मौत के मुंह में धकेलूं जिसका पर्पस ही झूठ के ऊपर हो। मुझे खुद पता हो कि मेरी स्टेट ने खून किया मेरे अपने लोगों का। पहले तो वो गामी जिनको मैंने प्रोटेक्ट करना था, जिनकी मैंने हिफाजत करनी थी, उनका सबसे पहले खून किया गया। तो उसके ऑफ कोर्स दे वर नॉट मेंटली इनटू दिस। दैट्स व्हाई आपको याद होगा कि शुरू में इन्होंने 3 जनरल सैक किए थे, एक फ्लैग ऑफिसर जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे और 2 3-स्टार जनरल्स इन्होंने सैक किए और रिमूव किए कमांड से। इसका मतलब है कि वो इस वॉर में नहीं जाना चाहते। तो उन्हें पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज का पता था और एक तो ऑफ कोर्स उन्हें पता था कि रिस्पांस बहुत सीरियस आएगा और दूसरों ने पता था कि हम मोदी की जंग लड़ रहे हैं, हम आरएसएस की जंग लड़ रहे हैं, ये इंडिया की जंग नहीं है, ये नेशनल पर्पस के लिए नहीं है। तो वो उसका एतराफ आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है 21वीं सदी है, एवरीवन नोज कि व्हाट हैज हैपेंड एंड अभी तो बातचीत होगी, इनकी टेक्निक चीजें मुकम्मल करेंगे, जहाजों को इंस्पेक्शंस होनी है, बहुत सारी। तो अच्छा जाहिद साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि भारत का नेगेटिव नैरेटिव ही झूठा था और सारा प्रोपेगेंडा ही इस बेस पर था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन अभी जो सूरत हाल हुई है, जनरल साहिर शमशाद ने शंग्रीला डायलॉग में जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, आपका क्या एनालिसिस है? आप क्या समझते हैं कि जनूबी एशिया के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? देखिए नजफ, जिस तरफ जनरल साहिर शमशाद इशारा कर रहे हैं, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हम सबको समझ लेना चाहिए कि एब्सेंशिया ऑफ वॉर का ये मतलब नहीं है कि अमन हो गया। असल चीज है जो रूट कॉज है उस वॉर का, जो रीजन है जिसके वजह से ये वॉर हो रही है, और वो है मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर, जो मेन इशू है। आज आप चाहे 370 ले ले, 35A ले ले जो पुलवामा के बाद इन्होंने किया, और चाहे इंडस वाटर ट्रीटी ले ले जिसको ये पुश करना चाह रहे हैं, अंडर दी स्मोक्स स्क्रीन समझे इन्होंने क्रिएट किया ये वॉर की, और अनफॉर्चुनेटली इसको इतने हाई लेवल पे ले गए हैं कि हमें पूरी दुनिया के लिए ये खतरा बन गया। ये खतरा पूरी दुनिया के लिए, ये लोगों को बताने की जरूरत है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करने की। रीजन तो दूर की बात है, ये दुनिया पूरी को अपनी लपेट में ले लेगा और ऑफ कोर्स पूरा रीजन इम्पैक्ट होगा। तो ये एक तो वो बता रहे हैं कि स्पेस पर जो वॉर है वो नहीं मौजूद यहाँ पे। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि ओ न्यूक्लियर ओवर है, जिसको इंडिया कहता है जी ये न्यूक्लियर का मुझसे झूठ बोलते हैं, शरेड है उसका, मुझे धमकी देते हैं और फिर टेररिज्म करते हैं। हालांकि टेररिज्म वो खुद कर रहा है और लेजिटिमेट कश्मीर की जो एफर्ट है उसको टेररिज्म से मिला के इसी के गाब में अपने
पॉलिटिकल अजाइम मुकम्मल करना चाहता है। और पॉलिटिकल अजाइम क्या है? मुसलमान से नफरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का खात्मा इस रीजन में, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। और ये आरएसएस की हेट बेस्ड आइडियोलॉजी की परसूट्स है, ये इंडिया के परसूट्स नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके अपनी हिंदुत्वा, इसीलिए तो उनके आपने देखा होगा कि जनरल द्विवेदी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जोगिंदर के पास गए हुए थे, जो उनके एक रिलीजियस लीडर है, ब्लाइंड रिलीजियस लीडर। आपने पिछले दिनों वो तस्वीर देखी होगी। अब वो कहते हैं जैसे हनुमान को और लंका का जो जिस तरीके से लाए थे, अभी तुमने ऑक्युपाइड कश्मीर लेके जाना है। तो इसके देखे ना हिंदुत्वा का एलिमेंट उनकी मिलिट्री में आ गया। उनकी मिलिट्री अभी आरएसएस की तरफ देखती है। सीनियर ऑफिसर्स जो उनके ब्रिगेडियर एडवा वो अपनी जो प्रोफेशनल प्रोग्रेशन है वो आरएसएस के लोगों से मिलाप के जरिए करना चाह रहे हैं। कोई प्रोफेशनलिज्म से वो ऊपर नहीं जाना चाहते या इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स नहीं करना चाहते। तो एक तो जनरल साहिर ये कह रहे हैं कि आपने जो न्यूक्लियर वॉर है उसकी स्पेस जो थ्रेशोल्ड है पाकिस्तान का, उसको आप कम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मिसाइल्स पे या हायर अपर एस्केलेशन लेडर पे एकदम जंग को लेकर गए, तो उस स्पेस को आप कम कर रहे हैं, पाकिस्तान को पुश कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि वो कहते हैं जब तक रूट कॉज नहीं होगा उसको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया बिल्कुल सर, रूट कॉज जो है कश्मीर के मामले पर जो है बात करनी होगी भारत को, उसका कोई मसला हल होगा तो फिर ही मामला आगे चल सकेंगे दीगर भी। सर हम सिफारती वफ्द की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ्द इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका पहुंच चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान के ये सिफारती मिशन किस हद तक मौसर साबित हो सकता है और कामयाबी के क्या इम्कानात हैं और कामयाबी के हुसूल के लिए क्या कोशिशें काविशें दरकार हैं आपके नज़दीक? जी उज़ैर, अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट किया इन 4 डेज, तो उन्होंने इतना जबरदस्त नोशन ऑफ विक्ट्री होता है जब आप जंग जीतते हैं, तो उसके बाद आप किस तरह का पॉलिटिकल या सोशल डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए कैसी एनवायरनमेंट आप लिख के देते हैं। जी नोशन ऑफ विक्ट्री इतना जबरदस्त लिखा है कि उसमें मिलिट्री कामयाबी तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो डिप्लोमेटिक माहौल या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही थी वो उसको ऑलरेडी एक माहौल बना हुआ था जी। अच्छा, उसकी 2 वजूहत है। एक तो विक्ट्री बहुत अच्छी हुई, आपने सरप्राइज किया, पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। आप देख ले जेडी वैंस जो है वो जंग शुरू होने से कुछ लम्हे पहले यही कह रहे थे कि जी ये ममालिक अपना मामला है, हम उसमें इतना किसी हद से ज्यादा नहीं जा सकते। और 24 आवर्स के बाद जब उनके ये जो वॉच डॉग है जो यहाँ पर उनको मिला हुआ था इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, उस वॉच डॉग के ऊपर से ना वो आपने कभी कभी देखा होगा, उज़ैर पता नहीं आपने जेलम की तरफ सफर किया होगा, खारिया के पास एक रेलवे क्रॉसिंग हुए थे, तो वहां पे हम छोटे छोटे होते थे तो कुछ लोग वो डॉग्स बेच रहे होते थे, तो उनको वो गम्स वगैरह लगा के उनके कान खड़े करके तो उनको बड़ा पिटिगरी डॉग, हालांकि होते स्ट्रे डॉग थे, तो वो जब आप घर जाके उनको आप नहलाते थे तो वो उनके कान गिर जाते थे और अपनी असल शक्ल उनकी बैठ। तो ये जो वॉच डॉग था ये स्ट्रे डॉग निकला जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी गॉट शॉक्ड, स्पेशली वो लोग जिनके लिए ये काम कर रहे थे जी। तो वो फिर आपने देखा कैसे स्क्रैम्बल किया। आई एम सॉरी कैसे मैं उस तरफ ले गया, बट एनीवे तो ये जाहिद साहब बड़ी आपने अच्छी मिसाल दी है और यकीनन मेरा झेलम जाने का इत्तेफाक भी हो चुका है। शानदार चौक का भी जो है वो मैं यहाँ पे तस्करा कर दूंगा। तो बहुत अच्छी आपने मिसाल जो है वो कोट की है और हकीकत में भी यही हुआ है। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वक्त भारत है उसको किस कदर हजीमत उठाना पड़ रही है, अंदर से किस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द जो है वो भरपूर सिफारतकारी भी कर रहा है और साथ ही साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और आज वैसे भी सुबह का आगाज अच्छी खबरों के साथ हमने किया। स्माइल के साथ वापस जाइए और जल्दी से वापस आइए ब्रेक लेकर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 1993 में पीटीवी लाहौर सेंटर से नशर होने वाला ड्रामा ऐनक वाला जिन एक ऐसा मुनफरिद और क्लासिकल ड्रामा था जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए। जेनजी को तो शायद मालूम भी ना हो, मगर ऐनक वाला जिन मिलीनियल्स के लिए हैरी पॉटर से कम नहीं था। ड्रामा नशर होते ही बच्चे तो बच्चे बड़े भी टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठ जाते थे और सारे काम छोड़ छाड़ कर इस ड्रामे का मजा लेते। बिल्कुल नाजरीन, और इस ड्रामे की खास बात ये थी कि इसमें जादू भी था, मजा भी, सबक आमोज बातें भी और सबसे बढ़कर वो किरदार थे जो आज भी हमें यादों में हमारा हिस्सा हैं। ज़कूटा जिन, बिल बतौड़ी, नस्तूर जिन, हामून जादूगर और करनानी के किरदार आज भी लोगों को याद है। हवाले से अच्छी खबर ये है कि अब पीटीवी ने ऐनक वाला जिन को HD क्वालिटी में YouTube पर रिलीज कर दिया है ताकि नई नस्ल जो है इस क्लासिक से लुत्फ अंदोज हो सके।
इस यादगार ड्रामे की सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए आज हमने दावत दी है हामून जादूगर का किरदार अदा करने वाले मारूफ अदाकार और साबिक डिप्टी डायरेक्टर डीजीपीआर हसीब पाशा साहब को। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। हसीब साहब ये बताइए कि ऐनक वाला जिन का हिस्सा बनना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये हुआ किस तरह से, और फिर जादूगर का जो किरदार है बड़ा जबरदस्त था, ये किस तरह तख्लीक हुआ? ये तख्लीक तो एक मीर साहब ने किया था, राइटर ने, लेकिन ये है कि ये जादूगर बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, बल्कि मैं खुद भी तैयार नहीं था। मैंने कहा क्या मैं जादूगर बनूं, मैं तो हीरो बनने चला था घर पे। लेकिन ना करते करते हफीज ताज साहब की जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उनकी मोहब्बत में मैंने कहा चलो एक आध किस्त हम कर देते हैं। बस वो एक आध किस्त करने की देर थी कि दूसरी तीसरी किस्त में हामून जादूगर के मंत्र और हामून जादूगर जो था वो बच्चों में पॉपुलर हो चुका था। फिर उसके बाद उस शोहरत का इतना नशा और इतना मजा था कि उसको वो आज तक कायम है। फिर हमने उसको कंटिन्यू रखा और वो बंद नहीं होने दिया। फिर हम मुसलसल कर रहे हैं, बल्कि 14 साल से मैं लाइव भी कर रहा हूँ। अलहमरा में फ्री होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन से, इंफॉर्मेशन के ताउन से, और ये भी आप लोग भी याद करते रहते हैं। इस तरह से हम लोग जिंदा हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि गुज़िश्ता कई साल से आप लाहौर आर्ट्स काउंसिल में ऐनक वाला जिन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, आइडिया कहाँ से आया ये भी आपने बता दिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो अभी इकदाम हुआ है यूट्यूब पे रिलीज़ करने का ऐनक वाला जिन HD क्वालिटी के अंदर, बहुत ही बेहतरीन कदम है। इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से, इस रिलीज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है कि PTV को एहसास हो चुका था कि बाकी चैनल उनसे आगे जा रहे हैं या ज्यादा देख के जा रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ कमियां वाक़या हो रही है। तो उसको दूर करने के लिए उनका ये बहुत अच्छा इकदाम है कि अब आपके डिजिटल पे आ गया है और हर कोई इसको आसानी देख सकता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है और अब तो ये भी मालूम हुआ है कि वो फ्री बॉक्स दे रहे हैं, डिजिटल बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम स्टेशन पे, वो भी आप ले। और अच्छी किस्म की, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल था, शुरू से चैनल था, और ये तकरीबन 42 मुल्कों में देखा भी जाता था उस वक्त। अब तो शायद इससे भी ज्यादा हो गया होगा। तो एक अच्छी रसाई है, अच्छी अप्रोच है कि उन तमाम लोगों तक जो कहते हैं हाँ हमने बचपन में। हमें ये भी बताइएगा कि ये जो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस ड्रामे को जारी किया जाएगा HD में PTV की जानिब से, तो सर अच्छी खासी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आमदन भी हो सकती है इससे। तो उसमें कोई आपको भी कोई एजाजिया, कोई शराकतदारी या कोई रॉयल्टी हम कह लें कि वो मिल सकती है इसमें? अल्लाह करे उनको ख्याल आ जाए, रॉयल्टी दे दे। हालांकि मिलनी चाहिए, इसलिए ये सवाल किया गया आपसे। आमीन। ये अल्लाह करे उनको ख्याल आ जाए। जितना हमने काम किए, अगर वाकई उसकी रॉयल्टी हमें मिल जाए तो हम भी इस वक्त मिलियनर हो। हमारे पास भी अपने हेलीकॉप्टर हो, अपनी कोठियां हो, कोई हमारा फनकार जो है। हसीब साहब देखें, लेकिन आपने बच्चों के दिलों में जगह बनाई है। वो बच्चे आज बड़े हो गए हैं, फिर भी आपको याद रखते हैं, आपको पसंद करते हैं। इससे मेरे ख्याल में बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। अच्छा, इस मामले पे डिस्कशन करना चाहती हूँ। जैसे कि मुन्ना लाहौरी, नुसरत आरा और दीगर फनकार जिन्होंने इस ड्रामे में शोहरत तो खूब कमाई और जिंदगी के आखिरी लम्हात में वो कहीं ना कहीं बेसहारा हो गए, क्या आपको लगता है कि हुकूमत या PTV जैसे इदारे इन फनकारों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर गए या इंसाफ नहीं कर पाए? ये एक मुद्दत से होता चला आ रहा है कि जी पाकिस्तान का फनकार अपना रूज और अपना जवाल अपने सामने देख रहा है। आपके हमसाया मुल्क के जो फनकार हैं वो बहुत नोट कमा रहे हैं। वो आधे घंटे का 1 लाख रुपए लेते हैं और हम जो थे आधे घंटे के 25 मिनट के हमें 700 रुपए मिलते थे। ये लेकिन अब ये है कि PTV ने बढ़ा दिए हैं पैसे, लेकिन इतने नहीं बढ़ाए कि फनकार खुशहाल हो सके। अगर कभी कभी आप फनकारों को बुलाएंगे जिन्होंने PTV को पे काम किया, इब्तदाई दिनों में आए, तो वो अभी भी शुरू एक सिलसिला किया हुआ है। मैं भी पिछले दिनों में PTV पे गया था, तो उन्होंने अच्छी खासी पजीराई की है। तो उस सिलसिले को जारी रखें। बिल्कुल, ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए और जो इस तरह के किरदार हैं, फनकार हैं, उन्हें सराहते रहना चाहिए जिंदगी के हर मोड़ पे। हसीब साहब, आप DGPR में भी रहे हैं, साथ ही आपकी हमसाए में PTV है। ये ड्रामा तो, इसमें तो आपका भरपूर किरदार था। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रामास जो वहाँ पे बने, आपने बड़े करीब से देखा।
क्या समझते हैं कि जो उनके नक्श हैं वो आज भी हमारे ज़हनों में ताज़ा हैं, लेकिन जो नए ड्रामास बनते हैं वो अब हम देखते हैं कि चंद ही महीनों के बाद उनकी जो स्टोरी है, उनके जो किरदार हैं वो हमारे ख्यालात से ही महफ हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? नहीं, असल में तब्दीली आती रहती है। मैंने देखा है कि जब से हमने होश संभाला है, जब से हम टीवी देखते आ रहे हैं, बड़ी साफ सुथरी कहानियां थी। कभी किसी का अरूज आ जाता है, कभी सास बहू का आ जाता है, कभी चौधरियों का अरूज आ जाता है, कभी कुछ और दूसरे लोग आ जाते हैं, हुक्मरानों का आ जाता है, सियासतदानों को भी दिखाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का कभी दिखाते हैं ड्रामों में। तो ये एक सिलसिला है एक पी टीवी का कि एक दौर खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ टीवी। वसीम साहब, अगर हमने देखा जिस तरह से मौला जट का रीमेक हुआ, लोगों ने बड़ा उसे पसंद किया, तो ऐनक वाला जिन भी तो दोबारा से इस तरह किसी को ख्याल आना चाहिए कि इसको भी तो दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, नए सिरे से बनाया जा सकता है। बिल्कुल 100% बनाया जा सकता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जो मैं ड्रामा करता हूँ अलमरा में, इतना अच्छा रिस्पांस होता है, इतनी दुनिया आती है, इतनी फैमिलीज आती हैं, और ये वाहिद फैमिली ड्रामा है शायद पूरे पाकिस्तान में दिखाया जाता है। और फैमिलीज आती हैं, वापस जाती हैं, जमीन पे बिठा दें, हमें सीढ़ियों पे बिठा दें, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया। हालांकि इस ड्रामे ने बहुत ज्यादा इश्तिहारात दिए थे पी टीवी को। एक वक्त था कि जब हमें बताया गया था कि 2.5 करोड़ के 94 में इश्तिहारात आ गए थे, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कोई समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा करते हैं। बच्चों की प्रोडक्ट हिट होती हैं, बच्चों के ड्रामे हिट होते हैं। कोई चैनल भी जो है इसको शुरू कर दे, हम तो हाजिर है, हम तो सर के बल चल के आने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि बाकी भी सारे बहुत हो जाए, किसी न किसी चैनल को ये कदम उठाना चाहिए, ड्रामा शुरू बच्चों का करना चाहिए कम से कम। नो डाउट हसीब साहब, वैसे भी आप जो हैं बहुत सारे बच्चों के दिलों में जिंदा हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आप जैसा टैलेंट और आपके जो तंत्र मंत्र है ना वो लोगों को याद भी है, आज भी लोग पसंद करते हैं। और मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे तंत्र मंत्र बोल सकते हैं जैसे आप बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और यादें ताज़ा हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का जितना भी टैलेंट है ना, उज़ैर गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि हसीब साहब कह रहे थे जिंदगी के अंदर ही ये कर दें तो ज्यादा बेहतर और जैसे कि वो कह रहे थे कि बच्चों के प्रोडक्ट बड़े आगे जाते हैं, तो उसको मजीद आगे ले जाने की ज़रूरत है, एडिशंस आने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से उसको मजीद प्रोड्यूस करना चाहिए। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर द ब्रेक। हंसी वो नेमत है जो दुखों में भी दिल को सहारा देती है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फन से दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर कर खिदमत खल की बेहतरीन मिसाल कायम करते हैं। और हमेशा जो लोग हैं वो बहुत शाद होते हैं जब भी उनका तस्करा हो, उनकी कोई बात हो, उनका जिक्र हो। तो हम पाकिस्तान के कैसे ही लाजवाल फनकार को आज याद कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर आते ही अपने मुनफरिद अंदाज से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते थे। मोहम्मद रफ़ी खाबा, जिन्हें हम सब नन्ना के नाम से जानते हैं। नन्ना एक ऐसे फनकार थे जो अपने मासूमाना अंदाज में बड़ी से बड़ी बात भी निहायत आसानी से कर जाते थे। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों, ड्रामों और स्टेज पर ऐसा रंग जमाया कि उनकी कमी आज 39 बरस बाद भी शिद्दत से सबको महसूस होती है। नाम नन्ना, फनकार बहुत जबरदस्त। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, और ऐसा ही एक जादुई मंजर हमें हाल ही में दुबई में उस वक्त देखने को मिला जब भारत की केरला कम्युनिटी की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी और उमर गुल शरीक हुए। जैसे ही अफरीदी स्टेज पर पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय निजात शुरका अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और फिजा में बूम बूम अफरीदी के नारे गूंजने लगे। ये तकरीब दरअसल कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से मुनक्किद की गई थी। ये उनका एलुमनाई फंक्शन था जिसमें शाहिद अफरीदी और उमर गुल ने शिरकत की। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो भारत में तो हंगामा मच गया। मोहब्बत हो तो ऐसी, मगर मसला ये हुआ कि इस वीडियो के बाद भारत में जैसे आग ही लग गई। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया सार्फिन केरला कम्युनिटी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती भारत इतनी नफरत क्यों करता है पाकिस्तानी आर्टिस्ट से। पाकिस्तानी मतलब अगर उन्हीं की लोग, भारतीय लोग ही अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को पसंद करते हैं तो उनसे सहा क्यों नहीं जाता भारतीय एक्सट्रीमिस्ट से। आई हैव नो क्लू। हमारे लोग हैं इतने प्यारे, दुनिया में चाहती है, काबिल लोग हैं, हमें सुनती भी है। और आपने अगर वजह तो नहीं आप इसकी तलाश कर सकते कि उन्हें मसला क्या है, लेकिन अगर आप
कंपैरिजन देखें तो बड़ा खूबसूरत था। शाहिद आफरीदी के अल्फाज आपने सुने, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि केरला के लोगों के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, बड़ी मोहब्बत है। शाहिद आफरीदी को तो किसी ने पाकिस्तान में से तनकीद का निशाना नहीं बनाया। यही तो सोचने की बात है। केरला कम्युनिटी जो वहाँ मौजूद थी, आपने देखा किस कदर वो खुश हुई इस बात पे, उन्होंने नारे लगाए और कितने उन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया। वो भी तो भारतीय लोग हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मोहब्बत करते हैं। लेकिन उसके बाद जो भारत में आग लगी है ना इस वीडियो के बाद, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो कम्युनिटी है इसको इस पर किस किस तरह की पाबंदियां लगाई जाएं कि दोबारा इनकी हिम्मत ना हो कि पाकिस्तान को प्रमोट कर सके, पाकिस्तानी लोगों से प्यार कर सके। और मुझे लगता है ये जो नजरिया है ना, ये जो रद्द अमल है, ये बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही फजूल है। बिल्कुल जी। और अब एक और सवाल जो कि आप सबके ज़हनों में हमेशा पनपता होगा, सोचते होंगे आप इसके बारे में कि जनाब, लेकिन जवाब है कि वो मिलता ही नहीं है हमें इसके बारे में ना। तो सवाल ये है कि सवारी चाहे कैसी भी हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो या फिर हवाई जहाज, उनके टायर हमेशा स्याह रंग के क्यों होते हैं? ये सवाल यकीनन आप में से बहुत से लोगों के ज़हन में आया होगा। तो आइए आपको इसका आज जवाब बता ही देते हैं। तो जनाब, बात कुछ असल ये है कि कुदरती जो रबड़ है जिससे टायर बनते हैं वो अमूमन सफ़ेद या ऑफ वाइट रंग का होता है। ये किसी को नहीं खैर पता, मुझे भी नहीं पता था। आफ्टर ये रिसर्च हमें पता चला। अच्छा, गाड़ियों की इब्तदाई दौर में जब सफ़ेद टायर इस्तेमाल किए जाते थे तो उसमें जिंक ऑक्साइड भरी जाती थी, शामिल की जाती थी, जो बेसिकली टायर को मजबूत बनाती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब कंपनियों ने रबड़ में कार्बन ब्लैक भरना शुरू कर दी, कार्बन ब्लैक शामिल करना शुरू कर दी। तब से टायर हमेशा के लिए काले हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ये कार्बन ब्लैक क्या है? तो दरअसल ये कार्बन की एक मखसूस शक्ल ही है जो कि ना सिर्फ रबड़ को बहुत ज्यादा पायदार बनाती है बल्कि सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से भी महफूज रखती है। इसकी बदौलत टायर की रोड ग्रिप बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है, जो कि बहुत जरूरी भी है, और टायर आपका ज्यादा वजन बर्दाश्त कर पाता है। दिलचस्प बात यह कि जब तक टायरों में कार्बन ब्लैक शामिल नहीं होता था, उन्हें हर 5000 मील के बाद तब्दील करना पड़ जाता था। लेकिन कार्बन ब्लैक वाले टायर 50,000 मील या उससे भी ज्यादा चलते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इसके अलावा टायरों में जो काला हो जाता है टायर, उसका एक और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। वो ये है कि 1914 से 1918 तक जारी रहने वाली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली जिंक ऑक्साइड की किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि जिंक ऑक्साइड बेसिकली असले की तैयारी में इस्तेमाल की जाती थी, तो जब उसकी किल्लत होगी, चुनाचे उसका मुतबादिल ढूंढने के लिए कंपनियों ने उसमें कार्बन ब्लैक भरना शुरू कर दी टायर के अंदर, जो आज तक जारी है। और अब अगर कोई पूछे आपसे कि टायर काले क्यों होते हैं, तो आपने उसको ये लॉजिक समझानी है और ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझाना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से समझ सके। और अगर फिर भी ना समझ सके तो ये वाली वीडियो हमारी शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, ये वीडियो आपने शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आप देखें, आपने अगर देखा होगा ना, अक्सर सर्विस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप्स पे तो लोग बहुत ज्यादा अपने टायरों की भी खातिर मदारत कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने जूते चमकाना नहीं ना भूलते, तो गाड़ी के जो जूते हैं लोग उसकी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी महंगी पॉलिशें जो हैं वो खरीदी जाती हैं और वो जनाब उसको चमकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और उससे आपने देखा होगा कि गाड़ी की खूबसूरती में मजीद इजाफा भी होता है, स्पीड में इजाफा होता है, आपकी ब्रेक जो है गाड़ी की वो इम्प्रूव हो जाती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, फिसलने का खतरा खत्म हो जाता है, बारिशों में आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। टायर अगर इतने बेहतरीन है तो फिर बलूचिस्तान के भंगूर नेशनल पार्क ही चलते हैं। अच्छा, चले आइए वहाँ की सैर करते हैं, आपको लेके चलते हैं। हिंगोल नेशनल पार्क कराची से 190 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो बलोचिस्तान के 3 अजला गवादर, लसबेला और आवारान के तकरीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसे 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। पार्क में बैक वक्त सहराई और मैदानी इलाके हैं। शिमाल में घने जंगलात और जनूब में बंजर पहाड़ी सिलसिला है, जबकि दूसरी जानिब दरियाए हिंगोल के साथ वसी नमकीन पानी वाला दलदली इलाका है। ये पार्क 250 से जायद नबाताती और 300 के लगभग हैवानाती अनवा का मस्कन है। यहाँ दुनिया भर से हिजरत करके आने वाले परिंदों की सैकड़ों नायाब इकसाम भी मौजूद हैं। सदियों के इर्तिका और समुद्री हवाओं के कुदरती कटाव के अमल से अनोखे खतूत पर तरशी हुई चट्टानें सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। यहाँ की एक पहचान प्रिंसेस ऑफ होप नामी चट्टान है,
जो दूर से देखने में एक दराज कामत खातून का मुजस्सिमा मालूम होती है, जो दौरे उफक में कुछ तलाश कर रही है। यहाँ की दूसरी अहम चट्टान स्फिंक्स ऑफ बलोचिस्तान है, जिसे मकामी अफराद अबू लाहौल का मुजस्सिमा भी कहते हैं। यह चट्टान 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तामीर के दौरान दरियाफ्त हुई थी। यहाँ पर मौजूद हिंगलॉज माता मंदिर, जिसे मकामी अफराद नानी मंदिर भी कहते हैं, पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के अहम तरीन स्थानों में से एक है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत की। तो मुल्क की सियासत में टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 5 जून को होने जा रही है, तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने जारहाना अंदाज अपना लिया है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने यह बताया है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना पीटीआई के साथ किया गया। हमारे पास अब मुल्कगीर एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं है। बानी चेयरमैन ने मुल्कगीर अवामी एहतजाज की हिदायत कर दी, जिसकी क़यादत वो खुद जेल से करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि पार्टी के तमाम ओहदेदारों के लिए ये पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं, वो ओहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह उन्हें मौका दे जो कि प्रेशर को बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। दूसरी जानिब JUIF ने भी एहतजाजी मैदान संभालने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कम उम्र शादी से मुतालिक कानून को मुस्तरद करते हुए इसे कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे दिया है और 2 टुक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि ऐसी कोई कानून साजी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके लिए खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे और मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर KP हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बदउनवानी के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर डाला और वे वाज़े कर दिया कि PTI और KP हुकूमत को करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने रद्दमल देते हुए कहा कि JUIF, पीपल्स पार्टी और बाकी तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं होगी। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि मौलाना जिस करप्शन की बात करते हैं उस वक्त वो खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना के लोगों ने ठेके और कमीशन लेकर अपनी तिजोरियां भरी। KP हुकूमत ने चोरीशुदा 20 अरब रुपए की रकम उनके लोगों से निकलवाई है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो PTI ने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर रखा है, तो दूसरी तरफ मैरिज एक्ट के खिलाफ मौलाना ने भी एहतजाजी महाज संभालने का फैसला कर लिया है। ये एहतजाज आप क्या समझते हैं, हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं? देखिए, एहतजाज अपोजिशन का हक है और ये उनका राइट है कि वो सड़कों पे आए, अपनी जो उनके मुतालबात है उनके हवाले से बात करें। अगर हम पहले JUI को देखें तो JUI ने 2 तरह से एहतजाज की बात की है। एक PTI की KP गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जो मैरिज एक्ट पास हुआ है उसके हवाले से किया है कि उसके लिए एहतजाज भी करेंगे और फिर ये एक बिल्कुल 2 डिफरेंट एंगल में जा रहे हैं, बैक वक्त वफाकी और अपनी KP की हुकूमत के खिलाफ। तो वो अलग अलग सतहों पे चीजें चलेंगी। अच्छा, PTI का एहतजाज जब से ये हुकूमत से गए हैं एहतजाज पे हैं और अब तक इनका एहतजाज कोई रंग नहीं लाया। और जो आखिरी एहतजाज था, जो बड़ा एहतजाज था, फाइनल कॉल थी, वो थी इनकी जो 26 नवंबर को, जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि गोली क्यों चलाई और लाशों का एक 200-300 से 12 तक पे आए और अभी तक वो चीजें क्लियर ना हो सकी और इनके लोग भी उसके बाद अभी तक नहीं निकले। तो इमरान खान साहब ने जो जेल से मैसेज किया कि मैं लीड भी करूंगा, और आपको पता है कि उनकी मुलाकातें तो जब चाहे रोक दी जाती हैं और फिर वो हफ्तों नहीं मिल सकते लोगों को। और अली जफर साहब के उन्होंने जिम्मे लगाया एहतजाज का प्लान करने का। अली जफर साहब वकील बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कोई पब्लिक में एहतजाजी तहरीक के दौरान कहीं नजर भी नहीं आए। जिस तरह सलमान अकरम राजा लाहौर में 26 नवंबर वाले दिन पब्लिक को चलना था तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई और एहतजाज करके चले गए। ये उस किस्म के एहतजाज हैं। इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं साथ कि जो लोग पार्टी के इस एहतजाज का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदे छोड़ दें और हम नए लोगों को लेके आएंगे, लेकिन किसी ने ओहदा भी नहीं छोड़ा। खासतौर पे आप देखें कि पंजाब में अभी तक इनकी कोई तहरीक इसलिए नहीं शुरू हो सकी कि स्टार्ट में जब राना सनाउल्लाह ने कुछ कमालात दिखाए थे
और फिर उसके बाद से अब तक ये बिल्कुल इनके लोग बाहर नहीं आते। और केपी में भी वो हुकूमती इंतजाम और इंसराम में बाहर आते हैं, उनको सपोर्ट मुहैया की जाती है और वो इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। और जो 26 नवंबर को हुआ और जिस तरह लोगों को जेलों में डाला गया, उनकी जमानतों में मुश्किल हुई। के अंदर जो मामला चल रहे हैं, आलिया हमजा साहिबा जो कि सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भरपूर मुहिम चला रही थी, उनकी कुर्सी खींचने की कोशिश की गई। सलमान अकरम राजा साहब वहां पे गए, उनका वहां पे कोई लेना देना नहीं था, ना उनका कोई जान पहचान थी, ना कोई ताल्लुकदारी, वहां पे किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर सके। तो सर आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को खुद इस तरह के लोग आगे लाने चाहिए जिनका कोई आवाम के अंदर एक्सेप्टेंस हो, कोई लोगों के साथ उनका उठना बैठना मिलना मिलाना हो, ताकि वो आवाम को इंगेज कर सकें। और जो पीटीआई है बजाय हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के इतनी जल्दी में कोई अपने लोगों को यकजा कर सके और इकट्ठा कर सके, ओहदे दे सके, फिर निकले तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इमरान खान साहब पूरी पार्टी में अपने अलावा किसी की अहमियत नहीं चाहते और शेर अफजल मरवत एक मिसाल हैं, जो जिस किस्म का भी बयानिया था वो लोगों में आगे थे आगे और लोग उनके पीछे चल रहे थे। तो उनको जीरो कर दिया गया, साइड लाइन किया गया। और अब जब उन्हें वो कहते हैं मुझे मैसेज आया तो मैंने कहा नहीं, चौथी दफा मैं पार्टी से नहीं निकलना चाहता। तो ये मसला है कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपनी ही पार्टी की जो मेन स्टॉलवर्ड्स हैं उनमें से कभी भी किसी को काबिले एतमाद नहीं समझा कि भाई तुम जो मर्जी फैसला कर लेना, मैं ओन कर लूंगा, मैं जेल में हूँ, हो सकता है राब्ता ना हो तो, लेकिन वो हर चीज को जोड़ते हैं कि मेरे पास आया जाए और मुझसे पूछा जाए। तो गवर्नमेंट ने इसका, स्टेट ने बहुत फायदा उठाया कि जब चाहे उनकी मुलाकातें बंद कर दी और इन लोगों को ये बहाना मिल गया कि हमारी लीडरशिप से मुलाकात नहीं हो रही, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुआहिदा नहीं हो रहा क्योंकि हमें लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब भाई आप लोगों को बाइख्तियार होना चाहिए ना सियासतदानों में। जैसे नवाज शरीफ ने उस वक्त ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट के अंदर पूरा इख्तियार दे दिया था कि भाई आप जो फैसले करना चाहते हैं करें, पूछने की जरूरत नहीं है, फैसले करें, आगे चलें। तो ये काम आज तक इमरान खान साहब ने नहीं किया। वो अपने अलावा किसी को ना लीडर मानते हैं, ना पार्टी के अंदर पनपने देना चाहते हैं। तो ये वो मसला है जिसकी वजह से आज पीटीआई इस मुश्किल से दो चार है। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, दूसरे रुख पे हम 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है और इससे पहले बानी पीटीआई का जो एक्स अकाउंट है दोबारा मुतहर्रिक हो गया है, जिसपे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे दोबारा से तनकीद करना शुरू कर दिया। और वो इससे मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाह रही हूँ, इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं, उनके मकासद आपको क्या लग रहे हैं? देखिए उनका मकसद तो एक है कि फौज मुझे दोबारा अपना ले। खेलने को चांद मांगने वाली बात है कि बस मुझे चाहो और मुझे अपनी गोद में लो और मैं हुकूमत करता रहूं। अच्छा वो तो अब सिचुएशन और वो सूरत हाल अवेलेबल नहीं है उन्हें। अच्छा उस सूरत हाल को उन्होंने बिगाड़ा है। अब जब एक ऑफर उनके साथी लेके आए कि अपोजिशन के तौर पे हमें ऑफर आई है कि जी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ बैठ के बात कर लें ताकि आइंदा को कोई रास्ता बने। खान साहब ने एक हफ्ते का ओके, अगले हफ्ते जब फाइनल जवाब देना था उन्होंने कहा नहीं मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। और फिर उन्होंने फील्ड मार्शल बनने पे जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको कहा कि ये तो इनको तो बादशाह बन जाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा यजीद वक्त के साथ मैं 3 साल तो क्या 3 मिनट ना बैठूं, और वो मुसलसल कह रहे हैं। और फिर कल जो उन्होंने अपने नया ट्वीट किया तो उसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की बतौर DGI हटाने की वजह करार दिया कि ये मुझसे बदला ले रहे हैं। जबकि यही 31 दिसंबर को जो अकाउंट आया, इसी अकाउंट से मैसेज आया था, उस दिन ट्वीट आया था 21 दिसंबर 2023 को कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को अपने पोजीशन से नहीं हटाया। अच्छा फील्ड मार्शल को आपने मजाक समझ लिया, जिसे पूरी कौम ने सर पे सजा के ये तोहफा दिया है, क्योंकि एक वेल डिजर्व्ड विक्ट्री थी, तारीखी विक्ट्री है और इंशाल्लाह रहेगी कि इंडिया को चारों शाने हमने चित किया। उसके बदले में कौम खुश है, फैसले से गवर्नमेंट के खुश है कि फील्ड मार्शल का एजाज दिया। अब आप उनके ऊपर जाती हमले करने आ गए, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और कुछ नहीं। अच्छा राना साहब, मैरिज एक्ट पर बड़ा जो है वो शोर शराबा जो है हम देख रहे हैं JUIF की जानिब से। सदर आसिफ जरदारी ने तो दस्तखत कर दिए, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने तो इस एक्ट को बिल्कुल ही मुस्तरद किया और इसे इस्लामी कानून के खिलाफ करार दे डाला है। मौलाना की मुखालफत के बावजूद हुकूमत इस बिल पर अमल दरामद करा सकेगी, क्या आप समझते हैं, या कोई नजरसानी हो सकती है? और ये भी बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के पीछे तहरीक इंसाफ इतना क्यों पड़ी हुई है, उनके खिलाफ क्यों तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं? क्या उमर अयूब साहब का जो उन्होंने मामला है वो इलेक्शन कमीशन को रेफर किया, ये वजह बनी, या और भी बहुत सारी वजूहत है आपके नज़र? देखिए पीटीआई के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप वो है जो समझता है कि स्पीकर की शख्सियत ऐसी है जो इमरान खान रियासत और हुकूमत के दरमियान में ब्रिज बन सकते हैं, और बाकी वो लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं,
ये अयाज सादिक हमें रास्ता नहीं दे रहे, हमारे लोग अरेस्ट होते हैं, उस पर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होते, हमारे लोग पार्लियामेंट से अरेस्ट होते हैं, उस पर वो बात नहीं करते। सही। और फिर सबसे बढ़कर अब उन्होंने गौहर अयूब के साहबजादे उमर अयूब के खिलाफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेज दिया है जो परसों इलेक्शन कमीशन में लग रहा है, जो उनके हरीफ ने बाबर नवाज खान ने किया है कि इन्होंने अपनी आमदनी और उसके असासे छुपाए जी। तो ये और असासा भी इस तरह का, जैसे वो आप नवाज शरीफ को जिसमें सजा दे दी गई कि अकामा आपने छुपाया, जबकि वो उनके इलेक्शन कमीशन के कागजात में मौजूद था। फिर उन्होंने ढूंढा कि नहीं, हम इस पे बहाना बनाते हैं, आपने तनख्वाह छुपाई है, लिहाजा उनको नाअहल भी करार दे दिया गया वजारत उज़्मा से। अच्छा, अब उमर अयूब को इस मामले की संगीनी का एहसास हो चुका हुआ है कि जब मैं जज्बात में बात करता हूँ तो पाकिस्तानी फौज के पास कहता हूँ कि जनाब ना तो इनके पास जहाज़ों में तेल है उड़ने के लिए और ना गोले मारने के लिए, तोपों के लिए गोले हैं इनके पास, ये सब फारिग फौज है। तो जब एक साइन होते हैं तो पूरी पीटीआई तिलमिला उठती है कि जी इस रेफरेंस का अब जवाब तो उन्हें देना है, इलेक्शन कमीशन में नोटिस होगा कि जनाब आपने ये सासे छुपाए हैं या नहीं, बस 2 लफ्जी कहानी है, उसको कितना खींच सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उनका जो रवैया है मुआंदाना, वो सारी दुनिया को पता है कि वो बहुत उस बारे में सख्ती करते हैं। तो ये एक खौफ भी है जिसका नतीजा ये अदम एतमाद की इमरान खान साहब ने भी धमकी दी है और उससे पहले असद कैसर ने दी थी, लेकिन उनके चेयरमैन इमरान खान के नामजद चेयरमैन गौर खान ने कहा था कि नहीं, हम कोई अदम एतमाद नहीं ला रहे, और स्पीकर ने दूसरी दफा ऐलान किया कि लेके आए, पहले से ज्यादा आपके वोट कम हो जाएंगे और मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान पर करप्शन का ये जो इल्ज़ाम लगाया है और दूसरी जानिब बैरिस्टर साहब कहते हैं कि निगरान हुकूमत में उनके लोगों ने करप्शन की और हमने JUIF के लोगों से 20 अरब रुपए की रकम निकलवाई। PTI का ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त आपको लगता है? ये क्यों नहीं बताया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर करके, लोगों को सजाएं क्यों नहीं दी जब रकमें निकल रही थी, और बताते कि ये JUI का ओहदेदार है, ये JUI का ओहदेदार है, तो ठीक हो जाता। मौलाना फजल रहमान ने तो उनकी PTI की पूरी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया कि आप मुसलसल होशरुबा करप्शन कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर उसका जवाब दे दें। जवाबन ये जो कहानी आती है कि देखो हमने तुमसे रिकवर किया धमकी, भाई आप बताएं ना मौलाना फजल रहमान की जो 5 साल हुकूमत थी उन्होंने क्या किया, वो तो उसका बड़ा क्रेडिट ले रहे थे। और उसके बाद जाहिर है कि आप ANP की गवर्नमेंट आती है, वो नहीं कुछ करती अगर मौलाना के खिलाफ, और फिर 11-12वां साल, अब आप 12वां साल चल पड़ा है PTI की गवर्नमेंट का, तो आपने क्या किया? अगर साबित करते तो बात तो बनती ना। वो मौलाना ने तो इल्जाम लगाया कि जी आप बहुत तारीख में करप्ट हैं। आपने जवाबन सफाई देने की कोशिश करने की बजाय आपने कहा कि हमने इनकी निगरान हुकूमत के 6 महीने में, तो भाई पब्लिक कर देना कि किसने, उनके ओहदेदार ने पैसे लिए, क्या लिया, कैसे आपने वो पकड़े हैं पैसे। आपने इनकी 5 साल की, मौलाना जो अब अकरम साहब हैं, मौलाना तो मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि JUI में सारे हम मौलाना समझते हैं, वो जो वजीर आला रहे, वो अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या किया आपने अब तक उनके खिलाफ? बिल्कुल, ये सोचने की बात है और ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करने वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद से अपना दे रहे थे। और जिस तरह बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जी निगरान दौरे हुकूमत में मौलाना की जानिब से करप्शन की गई, उनकी जमात की जानिब से करप्शन की गई, तो आप हुकूमत में इंतजार किस बात का है? तहकीकात करवाएं और सजाएं दिलवाएं अगर ऐसा साबित हो जाता है तो। बिल्कुल। और नाजरीन, अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो स्टे विद अस। दोनों पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर इंसान को ये सलाहियत ज़रूर अता की गई है कि वो कुदरत के निज़ाम, वक्त के बदलते रंगों और फितरत की खामोश ज़ुबान को समझ कर मुस्तकबिल के मुमकिना रास्तों का अंदाज़ा लगा सकता है और इन्हीं इशारों से सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी के फैसले बेहतर कर सकता है। जून का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते सितारों की चाल और टैरो कार्ड्स की पुरस्कार दुनिया हमें माजी, हाल और मुस्तकबिल की क्या कहानी सुनाने वाली है? क्या यह हफ्ता कामयाबियों की नवीद लाया है या फिर सब्र, हिकमत और तदब्बुर की आजमाइश का कोई पैगाम है? क्या मोहब्बत के बंधन मजीद मजबूत होंगे या किसी इम्तिहान से गुजरने का वक्त आ पहुंचा है? करियर में कोई गैर मुतवक्के मौका सामने आएगा या फिर माली मामलात में एहतियात बरतने की जरूरत है? और कौन सा सितारा आपकी किस्मत का धारा मोड़ सकता है और कौन सा कार्ड आपके ख्वाबों को ताबीर दे सकता है? तो आइए इन छिपे हुए राजों से पर्दा उठाते हैं, वक्त के इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद। वेलकम जी, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। बताइएगा, एरीज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है?
सबसे पहले आपका शुक्रिया। और जून का जो पहला हफ्ता है ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियां लेकर आएगा, क्योंकि जुपिटर और वीनस अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो बहुत से स्टार्स को बेशबहा पैसा, इज्जत, शोहरत और जिनकी शादियां नहीं हुई, शादियों के मामलात के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन 2 से 3 स्टार्स के लिए एहतियात और 4 से 5 स्टार्स बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमर। एरीज वालों के लिए इस वीक में जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपके मामलात में बड़ा प्रेशर होगा। अच्छा जी, आपको कामयाबी भी मिलेगी और कुछ मामलात में डिले हो सकता है। ये जो डिले है इसके लिए मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, बल्कि तमाम स्टार्स को पढ़ने के लिए जिक्र और रेमेडीज बताई जाएगी। वो रेमेडीज आपके मामलात में ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगी। तो एरीज वालों के इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी देखें तो अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फ़ायदा होगा। रूहानियत से हेल्प लें। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो चीटिंग हो सकती है, रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द रखेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में प्रॉब्लम तलबा तालिबात को रहेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ज़बरदस्त है, खाना पीना भी बेहतर रहेगा। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग अभी आप एहतियात कीजिएगा। और जनाब आप लोगों के लिए मैसेज है इस वीक में कि अगर आप अपने मामलात बेहतर करना चाहते हैं तो इत्मीनान से पुरसकून तरीके से लेकर चलें और इसकी प्लानिंग करें। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास टॉरस वालों के बारे में ज़रा बताएं कि नफ़ा या नुकसान है उनके? जी, टॉरस बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो जनाब, अच्छा जी, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बिल्कुल आप करिए, लेकिन सेकंड कार्ड की एनर्जी में द डेविल मौजूद है, यानी कि अगर आप जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी भी रहेगी। इस नेगेटिव एनर्जी को हल करने के लिए आपको किसी बड़ों के साथ मशवरे की ज़रूरत पड़ेगी और वो ज़रूर करिएगा, उससे घबराइएगा नहीं, उससे आपको फ़ायदा होगा। जॉब और बिज़नेस का आपके लिए कार्ड निकालें तो जॉब और बिज़नेस में कोई बड़ी खबर मिल सकती है। खबर किस तरह की हो सकती है? ये खबर पॉजिटिव होगी, आपके जॉब और बिज़नेस में बढ़ोतरी हो सकती है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में प्रॉब्लम रहेगी, एहतियात कीजिएगा। या वदूद का कसरत से विर्द करना आपकी मोहब्बत को पावरफुल कर सकता है। और जनाब यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो ज़बरदस्त है, तालीमी मामलात। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको अपना ख्याल खाने पीने का करना चाहिए। और ये याद रखिए कि मायूसी और डिप्रेशन आपकी सेहत को डिस्टर्ब करेगा इस वीक में। और जनाब ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, ट्रैवल आप कर सकते हैं। पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द, ज़बरदस्त एनर्जी और मैसेज आप लोगों के लिए है कंप्रोमाइज का इस वीक में। जेमिनी क्या करें इस हफ्ते में? नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी वालों के लिए क्या हेल्प आएगी? अच्छा जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करेंगे, बिल्कुल कामयाबी है। लेकिन सेकंड कार्ड में ओवर थिंकिंग मामला में आपके डिस्टर्बेंस ला सकती है, अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। और थर्ड कार्ड में द लवर्स, मोहब्बत से सारे मामलात को जेमिनी वाले इस वीक में डील करेंगे तो कामयाबियां मिलेंगी। अगर मैं बात करूं जॉब और बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस में चेंजिंग आ सकती है। अच्छा, ये चेंजिंग आपके हक में होगी या नुकसान में? तो यहाँ पे है कि ये चेंजिंग आपको नुकसान दे सकती है, आप इस चेंजिंग में ना पड़िएगा, अभी सी एंड वेट के ऊपर चलिएगा। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी एहतियात रखिएगा। अच्छा, ये एहतियात आपके फ़ायदे में होगी कि अच्छा जी बैलेंस करिएगा, बिल्कुल यहाँ पे दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसलिए आप इस वीक में आयत करीमा 100 टाइम लाजमी पढ़िएगा ताकि आपके हक में एनर्जी रहे। एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी एनर्जी है। हेल्थ की बात करें आप लोगों की तो प्रेशर आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। पानी के ऊपर 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना ज़बरदस्त रहेगा। ट्रैवल की बात करें तो कर सकते हैं। और जनाब मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में, कम्युनिकेट क्लियरली। इसका मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आप कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से हल करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है? अच्छा जी, कैंसर वाले इस वीक में जज्बाती नज़र आते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त भी है। अलबत्ता ये है कि पैसों से मुतल्लिक़ थोड़ी सी हिकमत अमली अपनाइएगा और बेहतर पोजीशन होगी, लेकिन हासदीन का प्रेशर रहेगा, वो आपको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके काम ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो जॉब और बिज़नेस बहुत अच्छा है, द सन की एनर्जी है,
इस वीक में पैसे आएंगे बिल्कुल, और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, नया काम शुरू कर सकते हैं। मैरिज और मोहब्बत में भी आप कामयाब नजर आते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एजुकेशन में भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। तलबा तालबात की बिल्कुल हेल्थ की ठीक। बात करें तो ज़बरदस्त सेहत, और ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं तो ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों को, और मैसेज भी आप लोगों का है कि कुछ ही दिनों में आपको लियो जो का आप चाहते हैं पैगाम मिल लियो जाएगा। का ये हफ्ता कैसा हाँ रहने जी, वाला है? लियो वालों के 3 कार्ड्स निकालते हैं कि लियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो आगाज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से होगा, लियो वालों का प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिविटी रहेगी, और कुछ मामला से मुतल्लिक़ परेशानी भी नजर आती है, और अपॉर्चुनिटी भी आप हासिल कर सकेंगे। अच्छा जी, जॉब और बिजनेस कामयाबी, और मोहब्बत की बात करें तो कोई बड़ी खबर आपके हक में नजर आती है। एजुकेशन की बात करें तो तालीमी मामला तलबा तालबात को आपस में शेयर करके करने से बेहतर हो जाएंगे, और ट्रैवल आप अभी ना करें। पढ़ने के लिए आप लोग सूरह नास पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? विर्गो वाले, अच्छा जी, विर्गो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी से इस वीक को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई बड़ा काम आपको मिलता हुआ नजर आता है, और जनाब कोई बड़ी हैरानकुन खबर जो आपके हक में जाएगी। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में खुशियाँ, पैसे, पॉजिटिव एनर्जी। मोहब्बत की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले रहेंगे, काफ़ी चीज़ें आप ठीक कर लेंगे। एजुकेशन बेहतर है, हेल्थ आपकी बेहतरीन है, और ट्रैवल आप लोग इस वीक में 50-50 करेंगे तो फायदा, और पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो लिब्रा वाले इस वीक में, अच्छा जी, कोई बड़ी खबर है, पॉजिटिव अच्छी खबर है, लेकिन आपने अपने आप से फाइट नहीं करनी, पॉजिटिव रहना है, और सुकून से इस वीक में अपने मामला को लेकर जाना है। पानी का और लिक्विड वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। जॉब और बिजनेस की बात करूँ, अपॉर्चुनिटी है, कामयाबी है। मोहब्बत में डबल माइंडेड है, एहतियात कीजिएगा। और जनाब एजुकेशन सुस्ती ना दिखाएं तलबा तालबात, हेल्थ ज़बरदस्त है, और ट्रैवल आप लोग अभी ना कीजिएगा। और सलामन कौलन में रब्बे रहीम 100 टाइम रोजाना बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या? स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के बिल्कुल करीब आन पहुंचे हैं, और जनाब बिल्कुल बढ़िया मामला में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प, और जनाब किंग ऑफ कप भी मौजूद है। तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में वक्त ना ज़ाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ समेटें। जॉब और बिजनेस में जितना आप राब्ता करेंगे, कम्युनिकेशन आपकी कामयाबी की चाबी रहेगी इस वीक में। मैरिज और रिलेशन कामयाब। एजुकेशन के मामलात में चेंजिंग है, एहतियात करिएगा, अभी चेंज ना लेकर आए। हेल्थ ज़बरदस्त है, और ट्रैवल आप लोग ना करिएगा प्रॉब्लम। और पढ़ने के लिए आप सूरह नास 11 मरतबा रोज़ाना पढ़िएगा। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। सेजिटेरियस वाले कामों में मसरूफ नजर आते हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, बेहतर पोजीशन है, लेकिन किसी बात को अगर आप दिल पे लेंगे तो डिसहार्ट हो सकते हैं, काम खराब हो सकते हैं। दिल पे किसी बात को नहीं लेना, एहतियात करनी है। जॉब और बिजनेस में कोई डिसीजन ले रहे हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में सोच विचार है, ऑप्शंस हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी बेहतर है। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में या अजीज़ो या सलामो 100 टाइम ज़रूर पढ़िएगा, उससे बेहतर एनर्जी मिलेगी। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की क्या स्टोरी रहेगी? तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हैं, काफ़ी कामों में हेल्प आएगी, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन आपके खाना माल में मौजूद है। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी की बात करूं तो देखें, आपको बेहतर एनर्जी के साथ हेल्प आएगी। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी का प्लान भी हो सकते हैं, और कुछ नया शुरू भी कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कैप्रिकॉन वालों की। जॉब और बिजनेस में अगर आप भरोसा करते हैं तो भरोसे के साथ साथ चेक एंड बैलेंस भी रखिएगा। मैरिज और रिलेशन में एहतियात करिएगा, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। एजुकेशन के मामला अच्छे हैं, हेल्थ ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 100 टाइम रोज़ाना पढ़िएगा। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो एक्वेरियस वाले, अच्छा जी, आगाज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी, मामलात में खराबी हो सकती है, लेकिन कोई पार्टनरशिप भी लग सकती है, और बहुत से विजन क्लियर होंगे। आगे आपके लिए रास्ते बड़े खुलने वाले हैं, क्योंकि इस वीक पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे और संडे बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। अच्छा जी, जॉब और बिजनेस मायूसी रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में गुस्सा आपकी मोहब्बत और प्यार को ख़राब कर सकता है। एजुकेशन ज़बरदस्त है,
हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आप इस वीक में या अल्लाहु या रहमान 100 टाइम रोजाना पढ़ लीजिए। पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है? तो पाइसेस वाले देखें, आप कामों में बहुत मसरूफ़ रहेंगे तो फ़ायदे रहेंगे और मसरूफियत नज़र भी आती है, क्योंकि आपने अब अपने मामलात को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लिया है। 2-3 ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे और फ़ायदे उठाएंगे। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त है बिज़नेस से मुतल्लिका, और बिज़नेस जॉब से मुतल्लिका बढ़ाना चाहते हैं तो 110 रुपये राह अल्लाह सदका करें और बढ़ जाएगा। मैरिज और रिलेशन, खुशियाँ, कामयाबियाँ, एजुकेशन 50-50, हेल्थ डिस्टर्ब, डिप्रेशन थोड़ा सा, और वॉक ज़रूर करें, खाना पीना घर का खाएं, और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और ट्रैवलिंग की अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। और पढ़ने के लिए या अजीज़ो या जब्बार 119 मरतबा बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपकी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमेशा बहुत ही इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे स्टार्स के हवाले से लोगों को भी आसानी हो जाती है स्केड्यूल करने के लिए। तो अभी नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। दिल की बीमारियों को हम अक्सर एक ही नाम से पुकारते हैं और वो है दिल का मरज़, लेकिन हकीकत यह है कि अमराज़ क़ल्ब की ना सिर्फ कई इक़साम हैं बल्कि हर एक की अलामात, वजूहात और इलाज भी मुख्तलिफ होते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियों में इजाफा देखने में आ रहा है। माजी में सिर्फ बड़ी उम्र के लोग ही अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला होते थे, मगर आज हम ये देख सकते हैं कि नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद दिल की बीमारियों का शिकार हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से 2,40,720 अमवात हुई हैं, जो कि मुल्क की कुल अमवात का 16.49% बनती हैं। ये आदात व शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि दिल की बीमारियों का बोझ हमारे माशरे में किस कदर बढ़ चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह कि अक्सर अफराद बगैर मुकम्मल तशखीस के किसी दिल की बीमारी के किसी एक नुस्खे पर इलाज या फिर किसी माहिर से मशवरा किए बिना ही अमल शुरू कर देते हैं, जो कि नुकसानदेह साबित होता है। दिल की बीमारियों की मुख्तलिफ अक़साम, उनकी अलामात और बीमारियों की नौयत के हिसाब से इसके दुरुस्त इलाज के बारे में जानने के लिए आज हमने प्रोग्राम में एक बार फिर से इन्वाइट किया मारूफ माहिर तिब हैं हकीम फरहान हनीफ साहब। हकीम साहब, सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं हम। हकीम साहब, दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, हमें सबसे पहले तो उनकी इक़साम के हवाले से बताइएगा, कैफियत के हवाले से बताइएगा कि कौन कौन सी। एक तो जो सबसे ज़्यादा अमूमन पाई जाती है ना, वो कोरोनरी डिजीज़ है, जो आम हर किसी में पाई जाती है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं बताऊं कि हदीस में आता है कि जिसका दिल कमज़ोर हो गया उसकी पूरी बॉडी कमज़ोर है, वो अपने फ़ैसलों में, हर मामलात में वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि दिल जो है, हम कोई भी काम करते हैं तो पहले इरादा करते हैं दिल में, फिर दिमाग हमारा ऑर्डर करता है तो हम चल पड़ते हैं। तो दिल का ठीक होना, चाहे वो आप इबादत करना चाहें या आप ट्रैवल करना चाहें, कोई बिजनेस करना चाहें, तो दिल का ताल्लुक हर मामले के साथ बड़ा गहरा है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताएं। हाँ, उसमें जो कोरोनरी डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा आम पाई जाती है, और उसमें होता है कि शरियानें तंग हो जाती हैं, जो खून को ऑक्सीजन जो है वो खून में पूरी मिक़दार में नहीं मिल पाती। और ये अक्सर औक़ात जिनका जो ऐसे लोग हैं जो सिगरेट नोशी, तम्बाकू नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़, मोटापे के शिकार अफराद, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और आजकल लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग, हमारे खुराक जो है, खाना खाया, ऊपर से पानी पिया, मोबाइल देखा, लेट गए, यानी कि लाइफस्टाइल हमारा, एक तो वॉक नहीं करते हम, एक्सरसाइज नहीं करते, ये बुनियादी वजह है। और दूसरी जो डिज़ीज़ है उसमें हाइपोटेंसिव है, वो आती है, उसमें होता है कि इंसान के अंदर गर्मी खुश्की ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। और गर्मी खुश्की ज़्यादा होने की वजह से एक तो उसके अंदर जो अलामात आती हैं, उसमें ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है। जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं ना अक्सर लोग, उनको ये वाली अलामात आती हैं। और ब्लड प्रेशर की दवाई मुसलसल इस्तेमाल करना वो क्या करती है कि इंसान के अंदर ज़ोफ़, सुस्ती पैदा कर देती है, बल्कि वो उसका मिजाज होता है ठंडा, फौरी तौर पे सुकून दे देना, और सुकून देने से दिल के ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, तो फिर आगे जाके हार्ट अटैक की तरफ तबीयत चली जाती है। तीसरी चीज़ आती है, वो अक्सर औक़ात जो है ना बुखार की वजह से आती है। बच्चों में गला जब ख़राब हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो जाए, बड़ा हो बच्चा हो, उसमें फिर वो बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी ये आम 3 बीमारियाँ पाई जाती हैं। अगर हम इसको हिकमत में लें तो हम इसको इस तरह बड़े आसान अल्फाज में कह सकते हैं। एक मर्ज़ है आसाबी,
जिसके अंदर रतूबात की ज़्यादा है, बलगम रेशा ज़्यादा है और उसके अंदर होता है क्या, जिस्म के अंदर ठंडक होती है, ज़ौफ़ होती है। ऐसे अफराद बाज़-औक़ात बाप है तो वो भी बड़े दिल कमज़ोर का है, इनके वो किसी के साथ बात करते हुए भी डर जाता है। यानी कि अगर कोई बाज़-औक़ात ऐसा कोई मामला पेश आ गया तो डर खौफ, या गाड़ी चलाते हुए इंसान का जो खौफ होता है कि मुझसे किसी से लग जाएगी, या बिजनेस करना है तो पैसा लगाने से पहले सोचेगा ये मुझे नुकसान ना हो जाए। ठीक है, इनके हर मामलात में ज़ौफ़, सुस्ती, काहली, ऐसे अफराद होती हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा मुरगन अग़ज़िया खाती हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल कसरत से करती हैं, ऐसे अफराद जो है उनके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे पहले जो है असाब पट्टे कमज़ोर होती हैं। वो जो असाबी मरीज़ है जब वो टेस्ट करवाता है तो टेस्ट में वो कहते हैं आपका ठीक है, बस मामूली सा आपका ना असाबी कमज़ोरी है। तो वहाँ पे वो अक्सर औक़ात जो है ना असाबी कमज़ोरी वाला मरीज़ भी यही समझता कि मेरे अंदर ब्लॉकेज है, तो वो हाँ वो ब्लॉकेज नहीं है। ये जो आपने पहली बात कही ना, अक्सर औक़ात हम देखते हैं रक्षों के पीछे ना एक लिखा होता है दिल का नुस्खा, जिसमें अदरक का पानी, लहसुन का पानी, सेब का सिरका, शहद और लेमन का पानी। और जैसे ही दिल का मसला किसी को पता चलता है वो हर कोई वही खाना शुरू कर देता है, पीना शुरू कर देता है। हर किसी की अपनी बॉडी, अपनी ये जाने बिना कि मेरा मसला है क्या। अब देखिए ना, जिसको असाबियत, जिसके अंदर रतूबत की पहले रतूबत ज़्यादा है और असाबी कमजोरी, उसे तो चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करे जैसे लौंग और दारचीनी है, उनाब है, उसमें मुरब्बा आमला है। मुरब्बा आमला इतना अच्छा है, ऐसे अफराद जो खौफ जिनके अंदर है, डर है, असाबी मरीज़ है, मुरब्बा आमला ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा मज़ेदार होता है। आप ना ये जो है मुरब्बा आमला लेके ये इसके ऊपर चांदी का वर्क ये चढ़ा के, तो ये अगर ये चांदी का वर्क होता है, इसके अंदर पैक होता है, तो ये अगर इस्तेमाल किया जाए तो दिल के लिए कमाल की चीज़ है। अगर आप कंपनी की प्रोडक्ट लेना चाहें, ये जिसके अंदर चांदी का, अगर कंपनी की प्रोडक्ट लेना चाहें तो खमीरा अब्रेशम और खमीरा गाउजबान अमरी जवाहरदार और दवाउल मिस्क मोतदल जवाहरदार, और इसमें जवाहर मोरा अगर शामिल करके आप मेरे कहने पे ऐसे मरीज को 1 महीना खिला दें जो डरते हुए गाड़ी नहीं चलाता, बिजनेस नहीं करता और हर टाइम टेंशन में रहता है, ये नहीं कि अगर अपना उसने हक भी लेना तो डरता रहता है, डर खौफ की वजह से बात ही नहीं कर पाता, कांप जाता है, बाज बच्चे कमजोर होते हैं, बाज बच्चे ऐसे होते हैं आपने थोड़ा सा डांटा वो सहम जाते हैं। बिल्कुल, बड़े भी ऐसे बच्चों को 1 महीना खिला दें, यकीन करें वो ये सारी उनके अंदर ना एनर्जी लेवल जबरदस्त हो जाएगा। दूसरी जो ब्लॉकेज की बात की, ब्लॉकेज में जब हम बातें हैं वो ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, और ऐसे मरीज की नब्ज़ से तशखीस बड़ी आसान है। जब आप पल्स ऐसे चेक करेंगे ना तो पल्स अगर तो बिल्कुल स्लो चल रही है, अब दबा रहे हैं समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो ये असाबी मरीज है। ठीक है, इसका पट्टे कमज़ोर है। अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा है तो नब्ज़ आपकी चल रही है, चलते चलते रुक जाती है। अच्छा। हम इसको कहते हैं फतरा, यानी कि नब्ज़ चल रही है, जैसे आप लाइन लगाते हैं इसी चीज चेक करें तो ऐसे ऐसे जा रही है, बिल्कुल अगर वो ऐसे जाकर रुक जाती है फिर चलना शुरू, इसका मतलब क्या, ब्लॉकेज आ गई है आपके अंदर। ये बड़ा आसान है कि अब बहुत ही आपने बेहतरीन किस्म का वो बताया है। पल्स अगर आप चेक कर रहे हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। ये तो बड़ा, ये वो चीज बता रहा हूँ जो आप घर में बैठे, और ये जो चीजें बता रहा हूँ ये सारी घर के बता रहा हूँ। इसके साथ जो आप अगर वहां पे रुक जाती है फिर चलना शुरू होती है, फिर या फिर चलते चलते ब्लिंक करती है ऐसे, तो इसका मतलब ब्लॉकेज आ चुकी है। अगर ब्लॉकेज आ गई है तो फिर आपने ये जो अदरक वाला मशहूर है ना, ये आपने शहद लेना है, उसमें ये लहसुन देसी वाला लेना है, देसी लहसुन ले लें। ठीक है, और ये सब का पानी जो है ना, ये देसी लहसुन का पानी भी 50 ग्राम, अदरक का पानी भी 50 ग्राम, उसके बाद ये लेमन का पानी भी 50 ग्राम, तीनों चीजें 50 ग्राम ले ली। अब ये 150 ग्राम वजन बन गया। ठीक, इसमें अब सिरका सेब भी आपने 50 ग्राम डाल लेना है। सिरका, अब 4 चीजें होंगी। अब उसके अंदर डबल शहद डाल लें, पहले इसको गर्म करें, थोड़ा सा पका लें, उसके बाद शहद मिला लें, तो ये आप 1 से 2 चम्मच रोजाना सुबह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ब्लॉकेज आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। साथ सिर्फ एक ही शर्त है, ऑयली चीजें, चिकनाई वाली चीजें बंद करके एक्सरसाइज करें, बेहतर करना है, खाना भी घर का। तो तीसरी चीज आती है गर्मी की वजह से, जैसे आजकल मौसम है जून जुलाई का, इसमें क्या होता है, इंसान दिल घबराता है, दिल की धड़कन, ऐसे बंदे की पल्स इतनी तेज होगी, आप हाथ रखेंगे एक तो सारी उंगलियों के नीचे चलेगी, बड़ी फास्ट, गर्मी की वजह से, ये गर्मी। और ऐसा बंदा अक्सर हम देखते हैं ना, वो जी जा रहा था, जाते जाते गिरा है, तो अब होता है क्या, वहां पे दिल फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिल की धड़कन तेज होने की वजह से। ठीक है, ऐसे पेशेंट को हम जब कभी कोई ऐसा मजदूर काम कर रहा हो, छत पे फुल गर्मी हो, तो हम उसे, उसकी तबीयत अपसेट हो, पसीना आ रहा हो, घबरा रहा हो दिल, उसकी जब वो गिरने लगता है, हम पकड़ के उसे कभी भी फौरन पैनाडोल नहीं देते, या कोई ऐसी टैबलेट नहीं देते, या ऐसा कोई गर्म चीज नहीं देते, चाय नहीं देते। हम क्या करते हैं, उसे उतार के सबसे पहले छांव में बिठाते हैं, छांव में बिठा के उसे शरबत संदल देंगे। ये दिल की धड़कन के लिए, आजकल के मरीजों के लिए
इतना मुफीद है। अगर शुगर पेशेंट है तो इसका अरक भी मिल जाता ठीक है। है। अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो शरबत संदल 1 गिलास पानी ले, उसके अंदर ये 2-3 चम्मच मिला के पी लें, फौरी तौर पे तबीयत बहाल हो जाएगी, ठीक है, दिल की धड़कन ठीक है। कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसा पेशेंट जब हम उतारते हैं उससे पहले बिठा के छाँव में तो शरबत संदल पिलाते हैं, या शरबत बजूरी या लस्सी दे देंगे, या कोई ऐसी चीज़ ठंडा दूध दे देंगे, फौरी तौर पे उसकी तबीयत बहाल हो जाए, क्योंकि वो तहलील हो रही थी, ठीक है, हर चीज़ पिघल रही थी मौसम में ज्यादा और वो हो रहा फौरन होता रुक है गई। ये। हाँ। ये पीने से, मशरूबात पीने से फौरन रुक गई। तो ठीक इस है। चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ये आजकल आपके जो टॉपिक रखा बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। जो भी दिल का मरीज होता है फौरी तौर पे वो एक ही नुस्खा जो अक्सर रक्षों के पीछे लिखा होता है वो अदरक और लहसुन एक वाला। और बड़ी हमें कबाहत है कि जिसने जो कुछ भी बता दिया वो हमने करने लग गए। हमने नहीं देखना कि हमारी बॉडी केमिस्ट्री के साथ वो मैच कर रहा है, हमारी तबीयत के साथ कर रहा है, हमें लेने की जरूरत है, या हमें किसी सही डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लीजिए। हम नहीं ये देखेंगे, बस उसने बताया हमने करना शुरू कर दिया। ये कितना नुकसानदेह है। ये जो बात आपने कही ना, ये आजकल का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में हर बंदा ही डॉक्टर है, हर बंदा ही सियासतदान है, इंटरनेट से मालूमात ले तज्जियाकार लेते भी हैं। है, तबसरा भी अच्छा और कर लेता यकीन है। करें आजकल मैं ना आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ जी। कि अक्सर औकात जो टीवी प्रोग्राम में या अपने यूट्यूब चैनल पे अक्सर औकात जो नुस्खे बताते हैं ना, मेरा मशवरा है कि ऐसे नुस्खों को फौरी तौर पे इस्तेमाल ना किया नहीं जाए। करना पहले चाहिए। किसी अच्छे तबीब से या अच्छे डॉक्टर से वो नुस्खा ले लिया, उसे पीछे किसी अच्छे डॉक्टर या तबीब को दिखाएं क्या मेरे मिजाज के मुताबिक ये है। अब इंसान के अंदर ना 4 मिजाज हैं। इंसान के अंदर सर्दी, खुश्की, गर्मी, तरी 4 चीज़ें पाई जाती हैं। अब आगे जो है अखलात खून के, वो खून है, बलगम है, सफरा है और सौदा है। जब हम ग़िज़ा खा लेते हैं ना तो जिगर में जाके 4 अखलात जो बन जाते हैं। अब इसमें हमने बैलेंस करना होता है। अनबैलेंस बीमारी है। अब एक बंदे के अंदर असाबियत बहुत है, तो असाबियत बहुत है तो हम उसे क्या करेंगे, रतूबत ज़्यादा होता है क्या उसे खुशक करते हैं। तो खुशक करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा आमला खाएं या फिश खाएं या काले चने खाएं या भुने चने खाएं। ऐसी चीज़ें खाने से वो बंदा ठीक हो जाएगा। अब आप होता क्या हमारे माशरे में, अब आपने शरबत बजूरी पिया है, अब आपके अंदर तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, आप उससे बड़े फिट हो गए। ठीक है। दूसरा बंदा है जी मेरी भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मुझे भी ऐसा हो रहा है घबराहट, तो आप इससे बड़े फिट हो गए। उसका मिजाज था असाबी, उसने भी बजूरी पिया, उसका बीपी लो हो गया, वो अस्पताल पहुंच गया। तो इसी तरह ही हम जो सफूफ खाते हैं जिसको हम फक्की बोलते हैं, ये भी अक्सर नमक वाली होती हैं। एक बंदा है उसको आपने खाई, आपका ब्लड प्रेशर था लो, आप फिट हो गए। वही बंदा का मुझे भी यार मैदे का मसला, यही फक्की दे उसकी हाई थी तो तो अब वो तो उसका तो और हाई हो गया। ये चीजें हमने, और दिल के मामले में तो बिल्कुल भी है ना, ये दिल का मामला है, दिल का दिल मामला का है, मामला है। हसास मामला है। इसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल का मामला हो और तो अगर आप धड़कन आपकी तेज हो रही है तो संदल का इस्तेमाल करें, और अगर क्या हो रहा है जो बजूरी का इस्तेमाल करें आप। अगर आपके अंदर ये दिल की धड़कन, अगर आपके ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज फिर है। ये सिरका जो मैंने ये नुस्खा सिरका बताया जो ना, आपने शहद बताया। वाला, और अगर आसाबी कमजोरी है उसमें मैंने आपको बताया ये मुरब्बा आमला और इसके और साथ चांदी का कुछ वर्क माजून। लगा लें। जबरदस्त, बिल्कुल, थैंक यू बता सो दिया हाल एक बार फिर से। आपका बहुत मौजूदगी का शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे नाजरीन ने ये भी जान लिया होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आपको नुस्खे बताए जाते हैं जरूरी नहीं आपने उस पर अमल करना है। आप हमारा शो देखिए, हमारे क्लिप्स फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी तबीयत के अकॉर्डिंगली आपको क्या खाने की जरूरत है और किस तरह अपने बॉडी या डाइट को रेगुलेट करने की जरूरत है। डायग्नोस पहले करवाएं कि मसला है क्या आपके तो साथ। कल सेम टाइम पे आपसे बहुत सारी बातों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन आज के दिन के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।